एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए। आपको पता ही है कि मैं ऑलरेडी डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, बेसिकली 3 वीडियोस बना चुका हूं क्योंकि हम लोगों की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट कंटिन्यूअसली चल रही है। अब उसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट के ऊपर मैं आज एक वीडियो और ऐड ऑन करना चाहता हूं क्योंकि हम ऑलरेडी रेप्लिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो रेप्लिकेशन से आगे मुझे आज बात करनी है डीएनए रिपेयर सिस्टम की। हालांकि डीएनए रिपेयर सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है, अलग अलग टाइप के डीएनए रिपेयर सिस्टम्स हैं। उन सबको हम ब्रेक कर करके पढ़ेंगे इस तरीके से कि आपको एक लेक्चर के अंदर एक टाइप का डीएनए रिपेयर सिस्टम समझ में आ जाए अच्छी तरीके से और फिर आप उसके क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व कर सके। तो आज का जो टॉपिक है डीएनए रिपेयर सिस्टम के अंदर मैंने डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम को चूज किया है। आज देखेंगे डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही अच्छे मेरे पास डायग्राम्स हैं, अलग अलग बुक्स से मैं लेकर के आया हूं। उसको देखने के बाद मैं ऐसा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूर इस टॉपिक के लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं डीएनए रिपेयर सिस्टम। तो आज जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के बारे में बात करूंगा। ये डायग्राम भी अगर आप देखें तो इस डायग्राम में आप ये वाला पोर्शन देख सकते हैं। अगर इस तरीके ये वाला पोर्शन आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएनए के बेसिस में कोई ना कोई दिक्कत हो गई है या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जिसको अगेन रिपेयर के माध्यम से ठीक किया जाना चाहिए या ठीक किया जा सकता है। तो चलिए अब टॉपिक के अंदर हम लोग चलते हैं कि डीएनए रिपेयर सिस्टम आखिर या डीएनए रिपेयर होता क्या है। तो देखते हैं डीएनए रिपेयर में जेनेटिक वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन बट genetic stability is also very important when it comes to survival। तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि यहां पे बताया गया है कि जेनेटिक वेरिएशन की क्या यूटिलिटी है। देखिए जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, आप देख पा रहे हो कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है या अगर आप अपने आसपास भी देखिए जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ अलग दिखेंगे आपको। इसके अलावा एनिमल्स को देखिए तो वो भी कुछ ना कुछ आपस में एक दूसरे से अलग होंगे। यहां तक कि सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को भी अगर आप देखेंगे तो आपको उनके अंदर वेरिएशन नजर आएगा। आखिर ये वेरिएशन क्यों जरूरी है? देखिए अगर वेरिएशन नहीं रहेगा तो नेचुरल सिलेक्शन किस चीज के ऊपर काम करेगा? जब तक वेरिएशन होगा तभी उसके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा और जो इंडिविजुअल्स या जो भी स्पीशीज एट द मोमेंट ऑफ टाइम उस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल होंगी उसी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और जो सूटेबल नहीं होंगी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या वो ग्रेजुअल करके अपना नंबर कम करती हुई चली जाएंगी। तो इस तरीके की बात देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि वेरिएशन बेसिकली एक तरीके का सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। तो जेनेटिक वेरिएशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, ग्रेजुअली इवोल्यूशन तभी हो सकता है जब नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल्स के अंदर या स्पीशीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया क्यों जो जेनेटिक वेरिएशन है वो जरूरी है। अब देख लेते हैं ठीक इसके विपरीत कि कुछ जीनोम स्टेबिलिटी या जेनेटिक स्टेबिलिटी की भी बहुत जरूरत पड़ती है। अब देखिए जेनेटिक स्टेबिलिटी की भी काफी जरूरत है। किस चीज में काफी जरूरत है जेनेटिक स्टेबिलिटी की? अगर इंडिविजुअल को सरवाइव करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर के ऊपर आपको बताऊं, अगर कोई इंडिविजुअल है मान लीजिए जिसके अंदर कोई जेनेटिक स्टेबिलिटी नहीं है। अगर मैं जेनेटिक स्टेबिलिटी को आसान सब शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो यहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं अगर इसके अंदर म्यूटेशन बहुत ज्यादा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हर रोज कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो जा रहा है इसके जीनोम के अंदर, तो फिर आप क्या समझते हैं? क्या ये बहुत स्टेबल इंडिविजुअल होगा? क्या ये बहुत फिट इंडिविजुअल होगा, हेल्दी इंडिविजुअल होगा? ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसको बहुत सारी डिजीजेस होने की प्रोबेबिलिटी है। कंटिन्यूअस म्यूटेशन की वजह से जो इसके फंक्शनल जीन्स होंगे वो ग्रेजुअली नॉन फंक्शनल होते चले जा रहे होंगे और अल्टीमेटली ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ स्टेबिलिटी की भी जरूरत है। अगर किसी इंडिविजुअल को सर्वाइव करना है तो थोड़ी स्टेबिलिटी की भी जरूरत है और इवोल्यूशन करने के लिए वेरिएशन की भी जरूरत है। जैसे कि आपको पता है ना कि बैलेंस हमेशा लाइफ में जरूरी होता है, तो इसी तरीके का कुछ बैलेंस यहां पर भी देखने को हमें मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक स्टेबिलिटी जो है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर हम जेनेटिकली स्टेबल या जेनेटिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? आप कैसे चाहेंगे या किस तरीके से आप सोच पा रहे हैं कि एक इंडिविजुअल का जो जीनोम होगा वो स्टेबल होगा?
तो इस समझिए यहां पे दो रीजंस हैं। पहला चीज तो एक्सट्रीमली एक्यूरेट मैकेनिज्म फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अब आप सभी लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जरूर आइडिया होगा। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए की कॉपीइंग करना। अब कॉपी करते समय जैसे आप कहीं से इंटरनेट से कोई डेटा कॉपी कर रहे हैं तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं। उसी तरीके से जब आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स आपके डीएनए को कॉपी कर रहे होते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड से, जब नेक्स्ट स्ट्रैंड बन रहा होता है तो क्या होता है, कॉपी करने के समय कई बार गलतियां हो जाती हैं। हालांकि ये गलतियां बहुत कम होती हैं, उसकी चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो गलतियां ना हो इसके लिए क्या है, एक एक्सट्रीमली एक्यूरेट मैकेनिज्म फॉर डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी है, ठीक, और वो हम सभी की बॉडी के अंदर काम करता है। दूसरी चीज, एक ऐसा रिपेयर मैकेनिज्म जो अगर मान लीजिए कभी रेप्लिकेशन के दौरान गलती हो जाए तो उसको रिपेयर करने में सक्षम हो। तो पहली चीज हो गई, पहली तो हमसे गलती हो ही ना, तो इस तरीके का एक एक्यूरेट मैकेनिज्म हो। और दूसरी चीज यहां पे ये हो गई कि हमारा रिपेयर मैकेनिज्म भी होना चाहिए ताकि इन केस अगर गलती हो जाए तो उस गलती को हम सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं वो जेनेटिक स्टेबिलिटी को गवर्न करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपेयर मैकेनिज्म, क्योंकि हम अब यहां पे रेप्लिकेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हमें यहां पे रिपेयर मैकेनिज्म के बारे में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जेनेटिक स्टेबिलिटी बना करके रखनी है। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइप के डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म काम करते हैं। सबसे पहला रिपेयर मैकेनिज्म जिसको हम देख रहे हैं आज है वो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। अब डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, इसके अलावा एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, इसके अलावा मिसमैच रिपेयर सिस्टम और लास्ट में है रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर सिस्टम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो आपका डील कर रहा है डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम से, ठीक है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको हम अगले लेक्चर्स में लेंगे। आज हमारा मेन मोटो है डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के बारे में बात करना। तो यहां पे पहली स्लाइड के अंदर हम अगर समराइज करें तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि एक स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक स्टेबिलिटी की बात है, एक जेनेटिक वेरिएशन की बात है। जेनेटिक स्टेबिलिटी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जेनेटिक स्टेबिलिटी जो है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्यूरेट मैकेनिज्म फॉर रेप्लिकेशन और दूसरा हो गया डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म कई तरीके के होते हैं और यहाँ पे मैंने उसके टाइप्स लिख रखे हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में होता क्या क्या है और उनकी चीजों का ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। तो देखते हैं डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इट डज नॉट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब देखिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ पे नहीं होती है। अब अगर आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पता नहीं है तो आप मेरे रेप्लिकेशन की वीडियो के ऊपर जा सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मैं उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का मैं वो दे दूंगा, आप रेप्लिकेशन वहां से देखिएगा। वहां पे मैंने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहां पे आपको बस एक थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जिस बॉन्ड से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ रहता है डीएनए के स्ट्रैंड में या आरएनए के स्ट्रैंड में, उसी को हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक एडेनिन है, ये थाइमीन से जुड़ा हुआ है, ये गुआनिन से जुड़ा हुआ है, ये साइटोसिन से, फिर ये थाइमीन से, फिर ये गुआनिन से, तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स आप देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पीडी इनको बोल सकते हैं। इनको दूसरे शब्दों में अगर मैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को समझाने की कोशिश करूं तो ये बॉन्ड को मैं COPOC बॉन्ड कह सकता हूं, COPOC बॉन्ड, ठीक, COPOC, क्योंकि ये देखिए ये फॉस्फेट यहां पे बीच में है। ये आपका एक बॉन्ड हो गया, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और ये दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया, इसीलिए मैं इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कह रहा हूं। तो ये एक हो गया, वन फॉस्फोएस्टर COP तक, फिर ये POC तक दूसरा फॉस्फोएस्टर, इन दोनों को मैं मिला करके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कह देता हूं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कह देता हूं। और विश्वास मानिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है, बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिससे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा रहता है एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर। अगर मैं और बेहतर ढंग से आपको सिखाने की कोशिश करूं तो ये अगर डीएनए है हमारा, तो इस डीएनए में अगर यहाँ पे मेरा एडेनिन है और यहाँ पे मेरा थाइमीन है, तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक। चलिए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेसिकली यहां पे मैं और अगर थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करूं तो एक बार डायग्राम बना करके भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहां पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अगर मैं यहां पे एक शुगर बनाऊं, ये देखिए आपको पता है अगर मैं डीएनए बना रहा हूं तो यहां पे 3 प्राइम पोजीशन पे OH होगा, ठीक, क्या होगा यहाँ पे 3 प्राइम पोजीशन पे OH होगा। अगर मैं इसको नंबरिंग करूं तो ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, ये तीसरा पोजीशन है,
ये चौथा पोजीशन है और यहाँ पे कार्बन जुड़ा रहता है, ये पांचवा पोजीशन हो गया। अब पांचवें पोजीशन पे आपका फॉस्फेट जुड़ा रहता है, ठीक है, COP करके मैंने बना दिया है, फॉर रफ डायग्राम बना रहा हूं बस मैं। 3 प्राइम OH पोजीशन यहाँ पे है। अब ये पहला न्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ पे देखिए आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ होगा, ये आपका पहला न्यूक्लियोटाइड है। अब इसके साथ दूसरा अगर न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हम लेके आते हैं, मैं कलर बदल देता हूं आपके लिए, तो ये देखिए, ये मैंने दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना दिया। अब यहाँ पे जो 5th नंबर पे कार्बन है उसके ऊपर एक ऑक्सीजन के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगेन आपका 3 प्राइम पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है। होगा क्या कि ऑक्सीजन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब क्यों नेगेटिवली चार्ज है? क्योंकि यहाँ पे पोलर आपका बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। मैं ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा है तो कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने नॉन पोलर कोवेलेंट और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता रखा है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या कर देता है, इस फॉस्फेट के ऊपर अटैक मार देता है। इस फॉस्फेट के ऊपर अटैक मारेगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड बदल जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा एक, बेसिकली यहाँ पे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन हो गया आपका, फिर ये आपका फॉस्फेट हो गया, फिर ये ऑक्सीजन हो गया और ये फिर कार्बन हो गया। इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, देखिए यहां से C, फिर O, फिर ये वाला P, फिर ये वाला O और ये फिर लास्ट वाला ये कार्बन। इसीलिए इसको COPOC बॉन्ड बोलते हैं या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि मुझे इसमें और भी सारी चीजें समझानी है। चलिए आइए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि, तो ये आपको समझ में आ गया होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में। तो ओनली फ्यू टाइप्स ऑफ डैमेज्ड न्यूक्लियोटाइड कैन बी रिपेयर्ड। अब देखिए ना, डायरेक्ट रिपेयर का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट रिपेयर का मतलब है यहां पे कोई भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। दैट मींस ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, इट विल नॉट बी ब्रोकन। तो ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें बिना बॉन्ड को ब्रेक किए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बिना ब्रेक किए यहाँ पे चीजें ठीक की जा सकती हैं। इसीलिए इसको डायरेक्ट रिपेयर बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट रिपेयर के मैकेनिज्म, जहां पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे और उसके बाद फिर जाकर के रिपेयर करेंगे। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्ट रिपेयर। अब देखिए डायरेक्ट रिपेयर जो है वो उतनी बढ़िया टेक्निक तो मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं? क्योंकि ये बहुत सारे लेजन्स को ठीक नहीं कर पाती। कुछ ही लेजन्स हैं, कुछ ही ऐसे लिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये ठीक कर सकती है। इसीलिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है ओनली फ्यू टाइप्स ऑफ डैमेज्ड न्यूक्लियोटाइड। केवल कुछ ही तरीके के डैमेज्ड न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसको ये ठीक कर सकती है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किस तरीके के डैमेज को ये प्रिवेंट कर सकती है या किस तरीके के डैमेज को ये ठीक कर सकती है, प्रिवेंट करने का तो नहीं कह सकते, किस तरीके के डैमेज को ये ठीक कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं थाइमीन डाइमर्स की या थाइमिडीन डाइमर्स की, क्या होता है, कैसे होता है, अभी समझ में आएगा। तो थाइमिडीन डाइमर्स का अगर प्रॉब्लम बन गया है, अगर दो थाइमीन बगल बगल में हैं और वो आपस में बॉन्ड बनाने लग गए हैं, तो उस चीज को कैसे रोका जा सकता है ये भी हम यहां पे देखेंगे। तो दिस इज रिपेयर्ड बाय अ लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट सिस्टम कॉल्ड एज फोटो रिएक्टिवेशन। तो एक मैकेनिज्म के बारे में मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फोटो रिएक्टिवेशन। फोटो रिएक्टिवेशन में क्या होता है, अगर थाइमीन के जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर मान लीजिए थाइमिडीन, तो आपस में आकर के ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अभी कैसे बनता है वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। इस प्रोसेस को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको बोलते हैं फोटो रिएक्टिवेशन का प्रोसेस। ठीक, अब फोटो रिएक्टिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है आपके डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम का। कैसे काम करता है चलिए जल्दी से देखते हैं। मैं पहले आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूं कि ये फोटो रिएक्टिवेशन का प्रोसेस क्या होता है। जरा देखिए मेरे साथ यहां पे कि क्या हो रहा है, थाइमीन का डाइमर किस तरीके से बन रहा है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आपका पहला शुगर है, देखिए, यस, अगर हम ये बात करें तो ये मेरा शुगर नंबर 1 है, शुगर 1। ठीक, और इसके साथ जुड़ा हुआ जो बेस है वो थाइमीन है। ये मेरा शुगर नंबर 2 है। ठीक, और इसके साथ जुड़ा हुआ जो बेस है वो क्या है, ये भी थाइमीन है। तो देख रहे हैं दो अगल बगल के जो बेसेस हैं, यानी कि अगर मैं इस तरीके से बताऊं तो ये मेरा एक थाइमीन है और ये भी मेरा एक थाइमीन है। अब ये मान लीजिए कि एक स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और इसका उल्टा मैं बना देता हूं यहां पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये थाइमीन जो है वो एडेनिन के साथ जुड़ेगा, ऐसा कुछ इस तरीके से। अब आपको पता है कि थाइमीन और एडेनिन के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं, आपको पता है डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है। तो यहां पे मैं डबल बॉन्ड बना देता हूं कुछ इस तरीके से,
कुछ इस तरीके से। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, आई मीन ये जो है ये बिल्कुल सही बना हुआ है। इस तरीके का अगर रहे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परेशानी क्या होती है, कई बार अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन के कांटेक्ट में आने से, या बहुत बार अगर आप यूवी में बहुत देर तक एक्सपोज्ड हैं, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि थाइमीन और थाइमीन के बीच में ये एडेनिन के साथ बॉन्ड ना करके, यानी कि थाइमीन और एडेनिन यहां पे जब बॉन्ड बना रहे हैं तो थाइमीन और एडेनिन बॉन्ड ना बना करके ये थाइमीन और थाइमीन आपस में बॉन्ड बनाने लग जाते हैं। क्या मतलब हुआ, देखिए ये आपका यही थाइमीन था और ये दूसरा थाइमीन है, बिल्कुल वैसे ही है। यहां पे देखिए इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं दिख रही है। बॉन्डिंग किसके बीच में है, शुगर्स के बीच में। शुगर नंबर 1 शुगर नंबर 2 के बीच में बॉन्डिंग है, हम लिख देते हैं इस तरीके से, बट यहाँ पे बॉन्डिंग किसके किसके बीच में है, शुगर नंबर 1 शुगर नंबर 2 के बीच में बॉन्डिंग है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन जरा आप यहाँ पे देखें कि अब ये बॉन्ड तो है ही, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये एक बॉन्ड बनने लग जा रहा है दोनों थाइमीन्स के बीच में, यानी कि ये थाइमीन और ये थाइमीन के बीच में बॉन्ड बनने लग जाएगा। अगेन मैं बता रहा हूं, ये जो बॉन्ड यहां पे दिखाया जाता है ये शुगर के बीच में दिखाया जाता है। पहली शुगर और दूसरी शुगर के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है इसको हम लोग यहां पे दिखा रहे होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, थाइमीन और थाइमीन के बीच में एक बॉन्ड बनने लग जा रहा है। ये गड़बड़ कंडीशन है। और ये क्यों होता है, बिकॉज इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब यहां पे अगर आप देखें तो देखिए कितना बेहतरीन डायग्राम दिखाया गया है कि कायदे से क्या है, अगर ये थाइमीन था इधर और ये भी थाइमीन था इधर और ये एडेनिन था और ये एडेनिन था, तो अब यहां पे बॉन्ड नहीं बन रहा है। ये देखिए दिस इज नॉट अ बॉन्ड, यहां पे देखिए खुला हुआ सा रीजन है, बट ये थाइमीन और ये थाइमीन आपस में बॉन्ड बनाने लग गया है। उम्मीद है कि आप ये चीज समझ पा रहे होंगे जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। एक बार और देखिए, मैंने इसको रब कर दिया जो भी मैंने मार्किंग की थी। अगेन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये थाइमीन और ये थाइमीन आपस में इस तरीके के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये बेहतरीन डायग्राम जो है वो लिविन्स जीन का जो बुक आता है, अगर हम देखें तो 12th एडिशन 2017 का ये बुक है, तो इसमें से ये डायग्राम है, अगर आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं उसको। तो ये देखिए फिगर का जो कैप्शन है वो भी लिखा हुआ है, अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन कॉजेज द डाइमर फॉर्मेशन बिटवीन एडजेसेंट थाइमिडीन्स, एडजेसेंट थाइमीन्स, दो एडजेसेंट थाइमीन्स के बीच में इस तरीके का बॉन्ड देखने को मिलता है। द डाइमर ब्लॉक्स रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर ये डाइमर बन जाएगा तो ये रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक देगा। क्यों रोक देगा, अगर आप देखें तो अगर यहां पे आकर के हमारा डीएनए पॉलीमरेज आएगा, अगर रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज यहां पे आएगा तो रेप्लिकेशन के दौरान वो इस तरीके के लेजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये जो बेसिकली हम इस तरीके का कह सकते हैं कि ये जो लेजन है वो डीएनए पॉलीमरेज हो या आरएनए पॉलीमरेज हो, उसका रास्ता रोक करके खड़ा हो जाएगा और रेप्लिकेशन का प्रोसेस और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जस का तस वहीं रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। चलिए, तो ये कहानी समझ में आ गई है, मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, थोड़ा सा मैं वापस आता हूं अपने जहां पे मैंने आपको छोड़ा था। तो ये जो थाइमिडीन डाइमर का जो कॉन्सेप्ट था, इसको रिपेयर करने के लिए लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट सिस्टम, अब जैसे कि प्रॉब्लम आपने देख ली, आपने देखा कि थाइमिडीन डाइमर क्या होता है, किस वजह से बनता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से बनता है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इसको ठीक करने के प्रोसेस को हम लोग फोटो रीएक्टिवेशन का प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, एक एंजाइम हमारे काम आता है। इस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, बहुत बार यहां से क्वेश्चन आता है। इस एंजाइम का नाम है डीएनए फोटोलाइएज एंजाइम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए फोटोलाइएज एंजाइम। और ये डीएनए फोटोलाइएज एंजाइम कब एक्टिवेट होगा, नॉर्मली ये एक्टिवेट नहीं होगा। 300 to 500 नैनोमीटर की लाइट के ऊपर जब ये आता है, यानी कि ये जब 300 to 500 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, बाइंड्स टू द पिरिमिडीन डाइमर, यानी कि जो मेरा अब थाइमीन तो पिरिमिडीन ही है ना, तो उस कहने का एक तरीका है कि पिरिमिडीन डाइमर के साथ जाकर के वो बाइंड कर जाता है, यानी कि जहां पे लेजन था, जहां पे प्रॉब्लम थी, वहां पे जाकर के ये डीएनए फोटोलाइएज बाइंड कर जाएगा और क्या करेगा, कन्वर्ट्स टू द ओरिजिनल मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि कहने का मतलब है जो भी प्रॉब्लम थी वहां पे, जो डाइमर फॉर्म था उसको मोनोमर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब जो डाइमर था, जो यहाँ पे इस तरीके का डाइमेरिक स्ट्रक्चर था, उसको वापस कन्वर्ट कर दिया जाएगा मोनोमरिक, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म था
उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये ठीक किस तरीके से होता है, इसको देख लिया जाए। तो ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम दिखा दी थी। अब फोटो रिएक्टिवेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल टाइप ऑफ रिपेयर। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फोटो रिएक्टिवेशन का प्रोसेस नहीं देखा जाएगा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये इस डायग्राम को मैंने वॉटसन 2013 की जो बुक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन, ये वही वॉटसन एंड क्रिक वाले वॉटसन है, उनके बुक से मैंने ये उठाया है डायग्राम। अगर आप देखें तो यहाँ पे किस तरीके से चीजें हो रही हैं, लेट अस सी दिस। यस, तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले तो यूवी लाइट की प्रेजेंस की वजह से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे थाइमीन डाइमर बन जा रहा है। तो देखिए पिरिमिडीन डाइमर कहिए या थाइमीन डाइमर कहिए। अब देखिए बाकी पिरिमिडीन्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, मेजरली थाइमीन के अंदर देखी जाती है, इसीलिए इसको थाइमीन डाइमर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये थाइमीन और ये थाइमीन आपस में डबल बॉन्ड बना करके बैठ गए हैं। ठीक, अब इसको ठीक कैसे किया जाए। अब देखिए डीएनए फोटोलाइएज जो है ये एक एंजाइम आएगा। डीएनए फोटोलाइएज जो है नॉर्मल कंडीशन में, अभी देखिए ये डार्क कंडीशन है, तो ये बस जाकर के यहाँ पे बैठ गया है, बाइंड कर गया है। अभी इसने काम नहीं शुरू किया है, इट हैज बाइंडेड। लेकिन जैसे ही विजिबल लाइट के कांटेक्ट में आएगा, अब देखिए विजिबल लाइट को भी अगर हम देखें तो बहुत सारी बुक्स में मेंशन्ड है कि ब्लू लाइट के कांटेक्ट में ये जो है वो अपना काम करता है। 300 से 500 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उस पर सबसे अच्छा काम करता है। और दूसरी बुक्स में लिखा हुआ है कि ब्लू लाइट के अंदर सबसे बेहतरीन काम करता है। जब लाइट इसके ऊपर आएगी तो देखिए ये थाइमीन डाइमर ये एक्टिवेट हो गया है। और अब ये जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जो लीजन था उसको इसने रिजॉल्व कर दिया है। यानी कि अब ये जो प्रॉब्लम थी थाइमीन डाइमर्स की, इट हैज नाउ बीन रेक्टिफाइड। और अब ये वापस जो नॉर्मल बाइंडिंग थी उस तरीके की बाइंडिंग अब शो करने लगा। इट हैज नाउ स्टार्टेड टू शो द नॉर्मल बाइंडिंग। अगर मैं इसका कैप्शन पढ़ लूं तो फोटो रिएक्टिवेशन इज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण थाइमीन डाइमर्स का जो थाइमीन का डाइमराइजेशन हो रहा था। जैसे ही लाइट का एक्सपोजर होगा वैसे ही डीएनए फोटोलाइज ब्रेक करेगा, ब्रेक्स द रिंग फॉर्म्ड बिटवीन द डाइमर्स टू रिस्टोर द टू थाइमीन रेजिड्यूज। दोनों थाइमीन रेजिड्यूज को रिस्टोर कर सकता है फिर। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए एक और एग्जाम्पल है। ये तो आपने सबसे पहला एग्जाम्पल देखा फोटो रिएक्टिवेशन का, बट क्या केवल एक ही एग्जाम्पल है जो हमें इस तरीके का जो डायरेक्ट रिपेयर है वो सिखाता है? नहीं, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है। देखिए रिपेयर ऑफ O6 मिथाइल गुएनिन। O6 मिथाइल गुएनिन का मतलब क्या हो गया? देखिए ये डायग्राम है O6 मिथाइल गुएनिन का। इसका मतलब क्या हो गया? 6 पोजीशन पे गुएनिन की अगर मैं बात कर रहा हूं, गुएनिन की अगर 6 पोजीशन की बात करूं तो गुआनिन के 6 पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक, क्या अटैच्ड है जी? मिथाइल ग्रुप गुआनिन के 6 पोजीशन पे आपका अटैच्ड है। तो इस O6 मिथाइल रिपेयर ऑफ O6 मिथाइल गुआनिन फॉर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स। क्या मतलब हुआ? कई बार क्या होता है जब आपका ये गुआनिन का जो बेस है जब वो एल्काइलेटिंग एजेंट्स के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? एल्काइलेटिंग एजेंट्स के कांटेक्ट में आने की वजह से गुआनिन के 6th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच रह जाता है। आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या है, यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम नहीं होता गुआनिन का, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस तरीके का डायग्राम, यानी कि यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया है। 6 पोजीशन पे आपके मिथाइल ग्रुप जो है वो आ गया है। गुआनिन का स्ट्रक्चर नॉर्मल क्या है? ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है गुआनिन का। ठीक, 6 अमाइनो प्यूरिन बोलते हैं, तो 6ठी पोजीशन पे यहाँ पे आपका अमाइनो प्यूरिन है। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स के कॉन्टैक्ट में आने से, एल्काइलेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या हो गया? जो मिथाइल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं। तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स के कांटेक्ट में आने से ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हम इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो अगेन डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन सब ब्लॉक हो जाएगा। तो यही चीज यहां पे लिखी गई है। एल्काइलेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या हो गया? CH3 प्रोवाइड करने वाले एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स जो CH3 ग्रुप को प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये CH3 प्रोवाइड करेंगे और गुआनिन जो है वो मिथाइलेट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इसको रिजॉल्व करना है। तो इट इज अ कॉमन एंड हाईली म्यूटाजेनिक लेजन। ये काफी कॉमनली बन जाता है और हाईली म्यूटाजेनिक है, मतलब इसकी वजह से कई सारा म्यूटेशन बॉडी के अंदर देखने को मिल सकता है। हाईली म्यूटाजेनिक है। इट पेयर्स विद थाइमीन रादर देन साइटोसिन। तो थाइमीन के साथ पेयरिंग करने लगता है रादर देन साइटोसिन। क्या मतलब हुआ? अब जानते हैं आप ना कि गुआनिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ पेयर करता है। ठीक, ये नॉर्मल पेयरिंग है। गुआनिन क्या है? एडेनिन और गुआनिन आपके प्यूरिन है और साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल आपके पिरिमिडीन है। तो गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ नॉर्मली पेयर करता है, बट
अब क्या होगा, ये जैसे ओ मिथाइल गुएनिन बन गया है, तो ये गुएनिन जैसा नॉर्मल नहीं बचा, इट हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू ओ मिथाइल गुआनिन, और इसकी प्रॉपर्टी दूसरी है, और ये ओ मिथाइल गुआनिन जो है किसके साथ इंटरेक्ट करने लगता है, इट स्टार्ट्स पेयरिंग विद थाइमीन, ये थाइमीन के साथ पेयर करने लगेगा। और अब आप खुद सोचिए कि ये एक तरीके का म्यूटेशन हो गया, क्योंकि कायदे से गुआनिन को साइटोसिन के साथ करना चाहिए था, अब ओ मिथाइल गुआनिन जो है वो थाइमीन के साथ करने लगा, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इट रिपेयर इज कैरीड आउट बाय, अगर इस तरीके की कोई इश्यू आ जाता है तो रिपेयर किस तरीके से कैरी आउट होगा, अगेन यहां पे भी हम डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम का एग्जांपल ले सकते हैं। किस तरीके से डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम का एग्जांपल लेंगे, चलिए देखते हैं। यस, अब देखिए कि रिपेयर कैरीड आउट बाय O6 मिथाइल गुआनिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, तो एंजाइम का नाम क्या है, O6 मिथाइल गुआनिन, इसको शॉर्ट में आप डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज भी बोल सकते हैं। डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि ये क्या काम करेगा, ये मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा, कहां से, डीएनए से, डीएनए के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप एडिशनल लगा हुआ है उसको ट्रांसफर कर देगा, किसके ऊपर, अपने खुद के ऊपर ट्रांसफर कर लेगा। तो देखिए ये गुआनिन वापस बना है, लेकिन कैसे बना, ये मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आया, इसने CH3 ग्रुप यहां से निकाल दिया, तो ये वापस गुआनिन बन गया। अब ये गुआनिन बन गया तो ये वापस गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड करने लगेगा, म्यूटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ इस तरीके की बात है। यहां पे देखिए एक और डायग्राम मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से एल्काइलेशन होगा, तो ये आपका पोजीशन है यहाँ पे, और यहाँ देखिए एल्काइलेशन की वजह से या एल्काइलेटिंग एजेंट्स की वजह से मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे आकर के आपका ऐड हो गया है, पहले डबल बॉन्ड हो था, यहाँ मिथाइल ग्रुप आकर के आपका ऐड हो गया, तो ये मिथाइल गुआनिन बन गया, ये बेसिकली म्यूटेशन है। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब O6 मिथाइल गुआनिन जो है, ये देखिए यहाँ पे लीजन क्रिएट हो गया, ये ठीक से काम नहीं करेगा, थाइमीन के साथ इंटरेक्ट करने लगा, ठीक बात नहीं। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका रिजोल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। ये तो आपने देख लिया कि एंजाइम कौन सा काम करेगा, किस तरीके से एंजाइम काम करेगा, इसको देखिए। अब ये देखिए मिथाइल गुआनिन मिथाइल ट्रांसफरेज जो नाम है हमारे एंजाइम का, MGMT इसको बोला जा रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, ये मेरा O6 मिथाइल गुआनिन है। अब यहां पे देखिए मेरा ये एंजाइम आ गया है, मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के पास एक SH ग्रुप होता है। SH ग्रुप किस कैसे होगा इसके पास, क्योंकि इसके पास एक सिस्टीन अमाइनो एसिड है। अगर सिस्टीन अमाइनो एसिड है तो सिस्टीन अमाइनो एसिड के पास क्या होता है, सल्फर का एक ग्रुप होता है, SH ग्रुप होता है बेसिकली। अब इस SH ग्रुप का ही इस्तेमाल कर लेता है। किस तरीके से SH ग्रुप का इस्तेमाल करेगा, देखिए ये बेसिकली ये SH ग्रुप से ये क्या करता है, यहां से जो मिथाइल ग्रुप है उसको अपने ऊपर ले लेता है। तो अब ये वापस गुआनिन बन गया है, लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप है वो कहां पे आ गया है, वो मिथाइल ग्रुप अब यहाँ पे इस सल्फर के ऊपर आ गया है, यानी कि इस मिथाइल जो ट्रांसफरेज है इसके ऊपर ये सिस्टीन था, सिस्टीन ग्रुप, सिस्टीन अमाइनो एसिड था, सिस्टीन अमाइनो एसिड के पास SH ग्रुप होता है, और इसी SH ग्रुप का जो H है वो एक्सचेंज कर दिया जाता है मिथाइल ग्रुप के साथ। तो H चला गया, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आकर के अटैच हो गया, तो ये काम हो जाता है। अब गुआनिन जो है वो फ्री हो गया, तो दिस इज नॉर्मल नाउ। अगेन जो लीजन था वो रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व। लेकिन ये जो है ये काफी कॉस्टली अफेयर है। क्यों, क्योंकि अगर एक बार ये मिथाइल ट्रांसफरेज ने मिथाइल ग्रुप अपने ऊपर ले लिया तो अब ये वापस रिकवर नहीं हो सकता, कैन नॉट बी रिकवर्ड, कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो एक बार अगर ये एंजाइम इस तरीके से यूज हो गया तो अब इसको रिकवर नहीं किया जा सकता, तो अब ये एंजाइम ठीक से, अब ये एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। तो काफी कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि पूरा पूरा एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है MGMT कैन डायरेक्टली ट्रांसफर अ मिथाइल ग्रुप फ्रॉम O6 मिथाइल गुआनिन टू अ सिस्टीन। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अमाइनो एसिड के ऊपर मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कराया जाता है, तो आप कहेंगे सिस्टीन रेजिड्यू इन द प्रोटीन। दिस रिस्टोर्स गुआनिन, बट ये रिस्टोर तो कर लेगा गुआनिन का, बट ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है और कंप्लीट इनएक्टिवेशन हो जाएगा मिथाइल गुआनोसिन मिथाइल ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम का। तो ये दो प्रोसेस पूरे हो गए। पहला प्रोसेस हम लोगों ने देखा फोटो रिएक्टिवेशन का, और यहां पे दूसरा प्रोसेस हम लोगों ने देखा MGMT का। तो ये दो प्रोसेस बेसिकली हम पढ़ते हैं किसके अंदर, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के अंदर, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के अंदर। और डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम किसका पार्ट है, रिपेयर मैकेनिज्म का पार्ट है, रिपेयर मैकेनिज्म।
तो ये हमने आज देख लिया कि डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है। अगले लेक्चर के अंदर हम एक्सीजन रिपेयर सिस्टम या इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के अंदर जाएंगे और इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।